हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। हम ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं 11th केमिस्ट्री का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज होती है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं कि बढ़ती है वो या घटती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं, कम होगी या ज़्यादा होगी। उन फैक्टर्स पर एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स के कारण कई बार जो नॉर्मल ट्रेंड होता है ना, या एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है, मतलब हम सोचते तो ये हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं एक ग्रुप में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, या डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हो जाता है किसी किसी जगह पर कुछ अलग सा हो जाता है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो हमें नहीं लग रहा था या जो होना चाहिए था, जो नॉर्मली होता है उससे कुछ अलग हो जाता है। तो वो भी इन्हीं फैक्टर्स के कारण ही होता है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी भी इरेगुलरिटी को, किसी भी एक्सेप्शन को हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों रहा होगा या क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हम उसमें देखेंगे कि नोबल गैसेस जो है उस ग्राफ में एटॉमिक नंबर हम 1 to 60 ले लेते हैं। 1 to 60 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स ले लिए हमने ग्राफ में, ठीक है। और हमने उन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पी को, जो एटॉमिक नंबर 1 वाले एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन की थी, एटॉमिक नंबर 2 यानी कि हीलियम की थी, 3 यानी कि लिथियम की थी, इस तरह से हम उनको प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो उस ग्राफ में हम देखेंगे कि जो नोबल गैसेज है ना, वहाँ पर पीक आती है, पॉइंट आता है, मैक्सिमा पॉइंट आता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, मतलब कि मैक्सिमा का मतलब तो ये होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नोबल गैसेज जो हैं उनकी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके जो ऑक्टेट है या शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। और ऐसी कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है उसको इनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना। और इनस्टेबिलिटी की तरफ आप किसी भी सिस्टम को लेकर जाओगे तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू हैव टू फेस प्रॉब्लम एंड यू हैव टू अप्लाई एनर्जी, मोर एंड मोर एनर्जी देयर। इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम मिनिमा देखें, मैक्सिमा तो नोबल गैसेस पर है और मिनिमम जो है वो हमें एल्कली मेटल्स पर मिलेगा। मींस अपने पीरियड में, एक अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो जो उस पीरियड में जो एल्कली मेटल आएगी, जैसे हमने देखा, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जब एक पीरियड शुरू होता है तो स्टार्टिंग में आता है एल्कली मेटल और एंड पर आता है नोबल गैस। तो नोबल गैस पर आपको उस पीरियड के लिए नोबल गैस पर मिलेगा मैक्सिमा और उस पीरियड के एटॉमिक जो एल्कली मेटल है उस पर मिलेगा मिनिमा। तो वो मिनिमा क्यों है? वो मिनिमा इसलिए है, मिनिमा मीन्स इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है उस पीरियड में। उसका रीज़न ये है कि उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लिखूँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 11 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हो कि इसकी थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। और कौन सी नोबल गैस ऐसी होगी? नियोन। नियोन की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो नियरेस्ट इसकी नोबल गैस है नियोन जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही दे विल एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियड, ठीक है। तो इसलिए इनको कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे कम होगी। ये ग्राफ है जिस ग्राफ की मैं बात कर रही थी। आप देखो ये सभी जो ये मिनिमा पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट,
lithium alkali metal, sodium is alkali metal, potassium is alkali metal, rubidium and cesium are also alkali metals. और जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा पर कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ऑल ऑफ दीज आर नोबल गैसेस. तो यही मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया एटॉमिक नंबर में 1 to 60 तक के एलिमेंट्स का और उनकी आयनेशन एंथैल्पी का, तो नोबल गैसेस वर एट शोइंग मैक्सिमा एंड एल्कली मेटल्स वर शोइंग मिनिमा. ठीक है, तो इसी की हमने अभी बात की थी. अब हम इसमें ट्रेंड पढ़ेंगे एक ग्रुप में. टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है. तो हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लेते हैं एग्जांपल के लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, एंड दीज आर देयर आयनेशन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल. ठीक है, आप देख रहे हो, वैल्यू से ही देख रहे हो कि आयनेशन एंथैल्पी क्या है, कम हो रही है. मीन्स आउटर मोस्ट या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका. ठीक है, सिंपल रीज़न क्या है, ये वैसे सभी एल्कली मेटल्स हैं और हमने पढ़ा कि अपने पीरियड में इनकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है. ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी आपस में कंपेयर करें तो जो सबसे छोटा एटम है, सबसे छोटा एल्कली मेटल है, उसकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है और जो सबसे बड़ा है उसकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम है. तो मैंने एक तरह से आपको हिंट दे दिया छोटा और बड़ा कह के. तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं. एटॉमिक साइज है इसका एक फैक्टर, जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं हम अब उनको देखते हैं. फर्स्ट इज एटॉमिक साइज. तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि 1 by 1 एक एक शेल ऐड होती चली जाती है. इसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं. इट हैज़ 3 शेल्स, 4 शेल्स, 5 शेल्स एंड 6 शेल्स. ठीक है, तो इसलिए साइज बड़ा होगा. तो पहला तो फैक्टर हो गया ये. इस फैक्टर से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, वो मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी दोनों पॉइंट्स के बाद. या 2 पॉइंट्स भी नहीं है एक्चुअली, इसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं. पहले हम इसको समझ लेते हैं. ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं. तो फिर हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हो. एज द साइज इंक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस. वैसे अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ रहा है. टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं ना जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. लेकिन हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट रहा है. क्यों घट रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या रीजन है इसका, क्या मतलब है इसका कि हम वैसे कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑल्सो ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. ये हमने पढ़ा था, उसमें आपने समझा होगा कि जो आउटर मोस्ट जो शेल होती है उस इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में कई सारी शेल्स आती हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आउटर मोस्ट शेल तक जो न्यूक्लियस का चार्ज है, टोटल अट्रैक्शन है, वो पहुंचने नहीं देते. वो उसको बचाते हैं न्यूक्लियस के चार्ज से. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोडियम बनाती हूँ. सोडियम के लिए 3 शेल्स हैं. ये फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल. ठीक है, तो इसके अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होना चाहिए था वो अट्रैक्शन उतना नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बीच वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अगर इसमें भी और इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस के चार्ज से बचाते हैं, शील्ड करते हैं, उसको एक ढाल का काम करते हैं, एक छलनी का काम करते हैं. तो जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज इस तक नहीं पहुंच पाता, टोटल अट्रैक्शन यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, और कम पहुंच पाती है उससे, क्योंकि इन्होंने उससे बचा लिया इसको. तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो
कम हो जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बीच में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितने ज़्यादा शेल्स यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हमने कौन से पढ़े? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है, या हम कहें कि इन तीनों फैक्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या करता है कि आने जो इलेक्ट्रॉन निकलना है उसमें से उसको आसानी से निकलने देता है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको आसानी से ये दोनों फैक्टर्स उस इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आते हुए कम होती जाती है। अब सिंपल सी एक बात है, अगर दो फ्रेंड्स में दोस्ती है, अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है दोस्ती, जो है वो बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, तो उस दोस्ती को तोड़ने के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कोशिश करनी पड़ेगी, अलग अलग फार्मूला यूज़ करने पड़ेंगे, अलग अलग जो है वो मतलब कि तरीके लगाने पड़ेंगे कि किस तरह से तोड़ी जाए दोस्ती। लेकिन अगर दोस्ती नई नई बनी है तो उसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दोस्ती है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि दूरी आ गई इनके बीच में। ठीक है, तो दूरी आने के कारण उसको निकालना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इसके चंगुल से निकालना आसान हो गया। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एक ग्रुप में। अब हम देखते हैं ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड। अ पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज होती है। तो यहाँ मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज, तो आप देखो 520, 899, 801, 1086, फिर माइनस में आ गई। ठीक है, और फिर है 1314 एंड 1681। तो ये सॉरी माइनस में नहीं है। तो आप देखो कि ट्रेंड जो है ना वो रेगुलर नहीं है, पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई फिर दोबारा से डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई। तो अगर हम वही दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करें ना, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना वो बढ़नी चाहिए जब हम पीरियड में मूव करते हैं। ठीक है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड गो ऑन इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड, क्योंकि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जो है वो घट रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसलिए अन्य जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, उस पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, छोटा साइज है, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, इसलिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पर इंक्रीज हो भी रही है, लेकिन कहीं कहीं पर वो कम हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई। ठीक है, तो ये इसके लिए अब हम देखते हैं। तो ये दो इरेगुलरिटीज़ हमने नोट की हैं। एक तो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। वाई? तो हम ये भी पढ़ेंगे। और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इन दोनों को पढ़ते हैं वन बाय वन। पहले हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। When we look at electronic configuration of boron and beryllium, we find that it is 2p electron that is to be removed from boron. बोरोन में से हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो चलो हम उसको कुछ नहीं समझते हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, वो हमें कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में से निकालना है। ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल है, और यहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है ये, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में से निकालना है। अब 2p में इलेक्ट्रॉन होना या 2s में इलेक्ट्रॉन होना, इसमें क्या फ़र्क है, इसके लिए भी आपने सेकेंड चैप्टर में पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था कि जो s ऑर्बिटल्स हैं, सेम शेल है अगर, ठीक है,
सेम शेल, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं थर्ड शेल की बात हम जैसे करते हैं। थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं 3s, 3p एंड 3d। जो 3s है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और 3p 3d से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसकी अट्रैक्शन इससे ज़्यादा है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है तो वो ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें से निकालना है तो इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरिजन में, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। अगर 3s में से निकालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s इज मोर डिफिकल्ट देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p, बिकॉज 3p इज फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस देन 3s। 3s की बजाय 3p न्यूक्लियस से दूर है, और इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि ये जो है ना ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। पेनिट्रेटेड मीन धसे हुए हैं अंदर की तरफ 3p के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर वही रीज़न है कि यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होने के कारण 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। यहाँ ये 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण इसका मुश्किल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन 2s में से निकालना है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट जो हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो फोर्थ पॉइंट इसका मैंने आपको बताया है कि जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको जो मैं फैक्टर्स जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ट्रेंड, उसमें मैंने पॉइंट नंबरिंग की है। इसमें पहला जो मैंने फैक्टर एक्सप्लेन किया था वो था एटॉमिक साइज, फिर न्यूक्लियर चार्ज, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तीनों पॉइंट्स मैंने एक ग्रुप के लिए एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पर ये फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया था। और जब मैं एक पीरियड की बात कर रही हूँ तो मैंने एक नया पॉइंट बताया, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा कि जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल, इस यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज मोर देन पी ऑर्बिटल। इसलिए जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, ठीक है। अब जो सेकंड एग्जांपल हमने देखा, सेकंड एक्सेप्शन देखी कि जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है, तो वो क्यों है वो अब हम देखते हैं। उसके लिए हम एक और नया पॉइंट देखेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, ठीक है। 2s2 2p4 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि अगर 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका जो 2p ऑर्बिटल है दैट विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। 2p 3 हो जाएगा, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, तो 2p विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। जबकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है, नाइट्रोजन की ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p3। तो इसी रीजन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, जो नाइट्रोजन है दैट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना मुश्किल है। जबकि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, उसमें 2p ऑर्बिटल गेट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। इसीलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम है, ठीक है। तो 5 फैक्टर्स हमने टोटल यहाँ पर स्टडी किए जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंट्रोल करते हैं, या हम कहें कि उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या है? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पांचों इफेक्ट्स जो हैं, जो पांचों फैक्टर्स हैं, ये ट्रेंड अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का है उसको रेगुलेट करते हैं, और अगर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं तो उनको भी ये रेगुलेट करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, मीन्स वी हैव studied the trends across a period and down the group.